पहले, क्योंकि विदाउट बेसिक हम सवालों को समझ नहीं पाएंगे। जब तक हमें ये समझ नहीं होगी कि 2D मेंसुरेशन क्या है और इसमें जो फिगर्स होती हैं वो क्या है, उनके बारे में नहीं पता होगा तो हम मेंसुरेशन के सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना। हाँ, और एक ज़रूरी बात आपको बता दें, देखिए बहुत जल्द यूपी सिपाही की परीक्षा देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेशन शुरू किया जा रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे ही। और वो प्रैक्टिस सेशन मैथ और रीजनिंग दोनों के सवालों का रहेगा। पहले कुछ दिन, 1 से 2 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप ये समझ पाओ कि पहले के टाइम में क्वेश्चंस का क्या लेवल था। आज से 2 साल पहले जब एग्ज़ाम हुआ था साल 2019 में, तो तब पेपर का लेवल क्या था और आज पेपर का लेवल क्या हो सकता है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व किया करेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में आपकी इतनी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए कि आप मैथ और रीजनिंग के सवालों को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे, स्पेशली यूपी पुलिस और यूपी पुलिस या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी के बारे में। ठीक, तो आज का सेशन शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे की कंसेप्ट्स की तरफ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ो। आने वाला टाइम आपका, चाहे यूपी पुलिस देना हो आपको या लेखपाल देना हो या एसएससी या वगैरह वगैरह कोई भी एग्ज़ाम देना हो, तो उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन आप ऐसे ख़त्म भी कर लोगे और ये सोच के पढ़ाई करो कि अब की जो वैकेंसी आएगी तो उसमें मेरी एक पोस्ट पक्की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन खुद से ये भी वादा करना कि सबसे पहले सिलेबस पढ़ के कंप्लीट कर लो। खुद को सिर्फ 5 महीने दे दो आप 5 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक है, और इतनी पढ़ाई करो कि सिलेबस भी ख़त्म करके कि दोबारा से अगर एग्ज़ाम में बैठो तो फिर क्लियर कर लो। ठीक, क्योंकि आगे आने वाला टाइम कंपटीशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा और एक गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो फिर आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाओगे। ठीक, तो अभी कोई भी छोटी सी जॉब मायने रखती है। ठीक है, छोटी क्या, वो बड़ी ही है तो मायने रखती है। तो आप कोई भी एक जॉब ले लो, फिर आगे तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो कुछ बातें करते हैं कल के बारे में, कल की क्लास के बारे में। देखिए, हमने कल आपको समझाया था कि मेंसुरेशन 2D है क्या, 2D पढ़ना स्टार्ट किया ना, और 2D में हमें किन किन फिगर्स के बारे में पढ़ना है, कौन सी आकृतियाँ इसमें आती हैं, उसके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। ठीक, तो काफ़ी सारी आकृतियों के बारे में डिस्कस भी किया था, पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने आपको वृत्त यानी सर्कल, अर्धवृत्त और आपका त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आज स्टार्ट करेंगे त्रिभुज का अगला टाइप। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, तो अब आप हेडिंग डाल लो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज। दिखाई पड़ रहा है? चलिए, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। देखो, समकोण त्रिभुज है क्या, इतनी तो बात पता ही है आपको कि त्रिभुज क्या 3 साइड होती है जिसमें त्रिभुज कहलाएगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? देखो, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, 90 अंश का समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या सर समकोण त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। समकोण त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा सवाल ये उठेगा, क्या सर समकोण त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है? तो समकोण त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? रीजन सुनो। तो ध्यान से देखो, इसमें कितनी साइड है? 3 साइड है। तो ये हो गई ए और ये आपकी हो गई बी और ये साइड हो गई क्या? सी।
सॉरी, ठीक है। तो ये आपकी साइड हो गई ए, ये हो गई बी, और ये कौन सी हो गई सी, भुजाएं। ठीक, अब ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज की एक खासियत ये होती है कि इसमें एक भुजा सबसे बड़ी होती है। एक भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी। ठीक, तो इस सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोला जाता है, कर्ण, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये आपका होता है आधार यानी बेस। ठीक है, और ये आपका होता है हाइट, या फिर लंब बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, लंब, हाइपोटेनस। समझ गए ना। तो ये कहलाता है लंब, और ये आधार, और ये क्या, कर्ण। अब खास बात क्या है, खास बात इसमें ये है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या मतलब ये कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करोगे ना, तो वो बाकी के दोनों भुजा का वर्ग करके अगर जोड़ा जाएगा तो इनके क्या होगा, बराबर। ये बात समझ पाए, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमारे महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने यह थ्योरम दी थी, पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ा होगा किताबों में। ठीक, बस इतनी बात याद रखना कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या रहेगा, बराबर। और इस चीज का बार बार यूज होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात अब करते हैं इसके परिमाप की। तो परिमाप का मतलब तो आप जानते ही हो। परिमाप का मतलब क्या होगा, परिमाप का मतलब जितनी भी साइड है सबका योगफल, है ना, जितनी भी साइड है सबका योगफल, यानी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप का मतलब इस रास्ते पे अगर हम घूमें तो सभी का क्या कर दिया जाए, योगफल कर दिया जाए, वही परिमाप है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका परिमाप। आगे अब बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो देखो, क्षेत्रफल मतलब क्या, एरिया। क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया क्या होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, सॉरी, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे क्या, ऊंचाई। ये होगा आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब बेस हो जाएगा ये आधार और हाइट। ठीक है, हाइट और बेस को गुणा करके उसको क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, क्षेत्रफल बन गया। समझे ना इतनी बात। तो ये बस तीन ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसे फटाफट से आप नोट करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में जानते हैं, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त। ठीक है, तो इसको नोट करिए। ध्यान से देखो, अब अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त क्या होता है, बोलो। अभी कल की क्लास में देखा आपने, है ना, पिछली क्लास में आपने पढ़ा ना, अंतःवृत्त क्या है, बाह्यवृत्त क्या है। किसी त्रिभुज के अंदर जो सर्कल खींचा जाता है, जो उसकी तीनों भुजाओं को क्या करे, टच करे, स्पर्श करे। ठीक है, तो उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, वो क्या होता है, बोलो। अंतःवृत्त। क्या होता है, अंतःवृत्त। अगर अंग्रेजी में जाना, इंस्क्राइब सर्कल। ठीक है, इंस्क्राइब सर्कल बोलते हैं उसको। ठीक, तो वो होता है अंतःवृत्त। और परिवृत्त क्या होता है, जो उसके तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाए, परिवृत्त होता है। तो अब इनका हमसे क्षेत्रफल पूछ सकता है ना, हाँ पूछेगा, बिल्कुल सवाल बने हैं। हम जब सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे तो आएंगे ऐसे सवाल। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो हमें इनकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी क्या पता होनी चाहिए, रेडियस। ठीक है, रेडियस वगैरह क्या होती है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो सुनो ध्यान से। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको हम लोग कैपिटल आर मानते हैं कि नहीं मानते, ये पीछे पढ़ चुके। परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर परिवृत्त, देखो कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे टच करता हुआ जाएगा और यहां से छूता हुआ ऐसे। ठीक है,
गोल ना भी हो तब भी समझ लेना, ठीक है। तो ये होगा परिवृत्त। तो इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, या सेंटर, परिवृत्त की त्रिज्या नहीं, पहले परिवृत्त का सेंटर देखो, केंद्र, ये कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये क्या होता है? कर्ण का मध्य बिंदु। समझ पाए बात को? किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो उसके कर्ण का हाफ होती है, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण, कर्ण का क्या? हाफ। बात समझेगी नहीं? कर्ण का हाफ, समझे ना? ठीक। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, कर्ण मतलब क्या? हाइपोटेनस। बात समझ पाए? h/2, ठीक है। अगर हम ये बोलें किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सर 5 होगी, आधा कर देंगे। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो आप इसे लिख लो, फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या देखते हैं, ठीक है। इसे नोट करो। नोट किया? चलो अब देखेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए जितनी चीजें लिखा रहे हैं आप अपनी कॉपी में नोट करो। जब सवाल लगाना शुरू करेंगे तो फिर ये चीजें आपको खुद ही याद आ जाएंगी, ठीक है, सब याद हो जाएगा। चलो तो ये हो गई परिवृत्त की त्रिज्या। इस सर्कम सर्कल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज। ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका बनेगा अंतःवृत्त, इसका सेंटर यहाँ रहेगा। तो सेंटर से अगर यहाँ टच कर देंगे तो ये त्रिज्या हो गई, यहाँ टच कर देंगे ये त्रिज्या, यहाँ टच कर देंगे ये त्रिज्या। बोलो, समझे बात को? ठीक। तो हमें यही त्रिज्या ही बतानी है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बराबर, यहाँ लिख लो चाहे आप अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसमें लिख लो आप अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, या लिख दें अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो स्मॉल आर बराबर करना क्या है? देखो लंब और आधार को जोड़ना आप, लंब प्लस आधार, परपेंडिकुलर प्लस बेस, माइनस इसमें से आप कर्ण घटा दोगे और बटे 2 कर दोगे। ये हो जाएगी आपकी अंतःवृत्त की क्या? त्रिज्या। मतलब बेस और हाइट जोड़ देनी है, उसमें से कर्ण को क्या कर देना? माइनस कर देना। तो यही हो जाएगी क्या? अंतःवृत्त की त्रिज्या। समझे कि नहीं? ठीक, तो इसको नोट कर लो आप, ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था अपना समकोण त्रिभुज। अब अगली हेडिंग आप डालो समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है ना आपको? ठीक। समबाहु त्रिभुज बोल लो या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल लें, बात एक ही है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, देखिए नाम से ही क्लियर है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज तो सभी साइड बराबर होंगी, सारी साइड क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक। इसकी सभी साइड बराबर होती हैं और सारे कोण बराबर होते हैं। देखो किसी भी त्रिभुज में
तीन ही कोण होते हैं। कोण मतलब क्या, ये कोने, ठीक है, ये कोण कहलाते हैं। किसी त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं और तीनों का योगफल होता है 180 डिग्री। तीनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर तीनों का योगफल 180 डिग्री है तो इसमें तीन कोने हैं ना, तो आप 180 को 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो हर एक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, यानी 60 अंश का, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड क्या होती है, इक्वल इक्वल होती है, तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती है। चलो ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ पे परिमाप अगर हम आपसे पूछे परिमाप, तो परिमाप क्या होगा सर, परिमाप ना 3a हो जाएगा, है ना, a+a+a, यानी परिमाप हो जाएगा 3a। a माने क्या, a भुजा है और क्या, 3 गुणे भुजा परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अगर हम यहाँ से सामने की भुजा पर एक लंब डाल दें, लंब मतलब ये कौन सा, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये जो है ना सामने की भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। अच्छा ये टोटल a है, ये टोटल कितनी है a, तो ये छोटी सी कितनी होगी a/2, ये वाली कितनी होगी a/2, होगी कि नहीं होगी, बोलो। हाँ सर बिल्कुल होगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना, पहला लेफ्ट वाला, दूसरा राइट वाला, बन रहा है कि नहीं। तो हमें उस समकोण त्रिभुज से सिर्फ इतना मतलब है कि हमें ये हाइट चाहिए, है ना, हमें ऊंचाई मिल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें। कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो पहले तो हमें हाइट चाहिए इसमें से, तो हाइट कैसे निकलेगी, अभी हमने आपको समझाया। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला हिस्सा, ये जिस लाइन को हम थोड़ा सा बोल्ड में कर दे रहे हैं, डार्क, ये वाला हिस्सा एक समकोण त्रिभुज है ना आपका, ये हिस्सा एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, इसको लेकर इस हाइट को, बोलो। हाँ सर बिल्कुल है। तो जब ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमें हाइट निकालनी है, तो ये आपका क्या है, कर्ण है, और ये आपका क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी a², है ना, उसमें से अगर हम आधार का स्क्वायर घटा दें, यानी a² बटे कितना, 4, तो क्या आ जाएगा, हाइट का वर्ग आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन अगर हमें हाइट ही निकालनी पड़ जाए तो हम कर्ण में से आधार को घटाएंगे ना, तो देखो हाइट कितनी आएगी, तो 4 का यहाँ गुणा होगा, 4 एकम 4, 4a² में से a² घट जाएगा, 4a² में से a² घट जाएगा, कितना बचेगा, 3a² बाई कितना, 4 इक्वल कितना हो जाएगा, h² होगा ना। तो h इक्वल कितना निकल के आएगा, तो स्क्वायर यहाँ से जाए हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट में से a बाहर आ जाएगा और √3 रह जाएगा, और 4 को आप कितना लिखोगे, 2। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये मिली कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भुजा गुणे √3 बटे कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हाइट होती है भुजा √3 बाई कितना, 2। समझ गए, समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होगी, भुजा √3 बाई 2। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो देखो क्षेत्रफल क्या आएगा, अलग से निकालेंगे। ये क्यों बता दिया हमने, ये इसलिए बता दिया, बाई चांस आप भूल जाओ तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल सर होता है 1/2 आधार, आधार कितना है, पूरा आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, a है, गुणे ऊंचाई, हाइट कितनी है, अभी तो निकाला ना, a√3 बाई कितना, 2, यही तो निकाला। तो सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल कितना आ गया, देखो ध्यान से, a का a में गुणा होगा तो a², a का गुणा a में होगा तो कितना हो जाएगा, a² √3 बाई कितना, 4, और ये है समबाहु त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। भुजा स्क्वायर √3 बटे क्या, 4, ठीक है, भुजा स्क्वायर √3 बाई 4, यही क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो बात समझ में आई ना, तो इसे आप नोट कर लो। लिखना क्या है, ये सब नहीं लिखना है आपको, ये सब इधर का नहीं लिखना, बस इतना ही लिखना है कि परिमाप 3a होता है, 3 गड़े भुजा, और हाइट क्या होती है समबाहु त्रिभुज की,
a√3 कितना 2, और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर √3 क्या 4। ठीक है, तो इतना ही लिखो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको नोट कर लेंगे। अब बात की जाए अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। 3D में इसका बहुत यूज करेंगे। ठीक है ना, अंतःवृत्त सॉरी अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्या। चलो देखो, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज। अंतःवृत्त जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसी तरह से, तो ये यहां टच करेगा। ठीक है, ये होगा सेंटर, ये यहां टच करेगा, यहां टच करेगा और ये यहां टच करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या अगर मिल जाएगी तो फिर क्षेत्रफल तो बता ही सकते हैं ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अंतःवृत्त की क्या त्रिज्या। समझे ना, अंतःवृत्त की क्या त्रिज्या। देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ध्यान से समझना। स्मॉल r बराबर a/2√3, स्मॉल r बराबर a/2√3, समझे ना। स्मॉल r बराबर a/2√3। ठीक है, आया कहाँ से। ठीक है, मन में सवाल जरूर चलेगा आपके कि आया कहाँ से। चलो देखो बता ही देते हैं कहाँ से आया, ध्यान से समझो। ये है एक समबाहु त्रिभुज और ये है आपका क्या लंब। अच्छा देखो, लंब बोलो या माध्यिका बोलो, लंब बोल लो आप या माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर जो रेखा खींची जाती है, अगर वो रेखा उस भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे तो माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका, तो माध्यिका कहलाती है। अब देखो माध्यिका का यहाँ पे जो अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का केंद्र होगा ना, सेंटर, ठीक है, वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये 2 होगा और ये क्या होगा 1, 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। समझे बात को, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये जो होता है आपका 1 होता है ना, ये 1 जो होता है ये स्मॉल r होता है, और ये जो 2 होता है ये होता है कैपिटल R। मतलब ये होती है आपकी परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या कैसे, देखो यह है समबाहु त्रिभुज और ये है सेंटर, और यहाँ से ये वाली त्रिज्या लेकर अगर आप एक वृत्त बनाओगे ना तो वो होगा आपका परिवृत्त। कौन सी त्रिज्या, ये कैपिटल R वाली। ठीक है, समझे ना। और ये छोटी सी त्रिज्या, ये जो इतना है, ये लेकर अगर आप एक वृत्त खींचोगे तो ये होगा अंतःवृत्त, और इसको बोलते हैं स्मॉल r। समझे कि नहीं। ठीक, तो ये जो रेशियो होता है ना, ये 2:1 होता है। तो 2:1 होता, अगर हम दोनों अनुपातों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी 3 का मान, यही तो समबाहु त्रिभुज की हाइट है, और समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होती, a√3/2, a√3/2। तो अगर आप 1 का मान निकालोगे तो 1 का मान कितना आएगा, a√3/6। बोलो आएगा कि नहीं। तो a√3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ पाए बात को। तो जब a√3/6 आएगा तो इसको, यही 1 ही तो, जो 1 की वैल्यू आई है वही तो अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो a√3/6 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, a√3/3
3 दूनी 6 करोगे तो 3 को यही तो लिखा जाएगा √3 इंटू √3 गुणे कितना 2। तो √3 कट जाना है तो बचेगा क्या a/2√3 और वही तो लिख दिया। ठीक है, तो इतना डिटेल में लिखने की बजाय हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है r = a/2√3। बस इतनी सी कहानी है, समझे ना। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो बाह्य वृत्त यानी बाह्य वृत्त बोले या परिवृत्त बोले, कंफ्यूज मत होना आप, बाह्य वृत्त बोल लो या परिवृत्त बोल लो। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R होती है। क्या होती है, कैपिटल R। तो देखो ध्यान से समझो। अच्छा 1 का मान कितना है, 1 का मान है a/2√3, ये तो 1 का मान है ना। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो ये है 2, तो 2 का मान कितना होगा, 2 से दोनों साइड गुणा लगेगा जब, तो 2 से यहाँ गुणा लगाओगे 2 और 2 कट जाना, a/ कितना बनेगा √3 बनेगा। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती भुजा बटे √3। बस ये है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और ये है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। बस इतने से ही हमें काम है। ठीक है ना, तो ये हो गई समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और ये समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। तो आप इसको नोट करो। ठीक है, बस इसी को नोट करो और बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस इतना ही लिखो। चलो तो फटाफट से आप इसे नोट कर डालो, फिर आगे बढ़ते हैं। और हेडिंग डालो समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसो ट्रायंगल। ठीक है, नाम से क्लियर है कि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हो। ये लाइट गड़बड़ कर रही है, 1 सेकेंड रुकिए। चलो तो ध्यान से देखो, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। ध्यान से देखो, ये एक हो गया आपका क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। हमने इस साइड को a मान लिया, इस साइड को भी a मान लिया, तो ये साइड b हो गई। अलग अलग साइड हैं। तो अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो आप कहोगे समद्विबाहु त्रिभुज का सर परिमाप जो होगा वो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस क्या b। बोलो होगा कि नहीं, कैसे, a प्लस a 2a और प्लस b। ठीक, अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल तो तभी निकाल पाएंगे जब हमें हाइट पता हो। क्षेत्रफल तो तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्या, हाइट पता हो। तो हाइट तो निकालनी पड़ेगी, तो हाइट निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से एक आप परपेंडिकुलर यानी लंब खींचो और ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो ये लंब इसको दो इक्वल पार्ट में क्या डिवाइड करेगा, यानी ये होगा b/2 और ये भी होगा b/2 और ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बोलो भाई, हाइट हो जाएगी ना। ठीक है, अब इसकी हाइट कैसे निकलेगी, देखो तो h² बराबर, ध्यान से समझना, उस साइड लिखें, h² बराबर यानी h² बराबर कर्ण का वर्ग यानी a² माइनस आधार का वर्ग b² बटे कितना 4। इतना तो समझ ही सकते हो आप ना, b का वर्ग बटे 4 है ना। तो देखो हाइट कितनी निकल के आएगी, तो h इक्वल हो जाएगा 4 यहाँ गुणा होगा 4a² माइनस b² रूट में और बटे कितना 2।
बोलो, समझे नहीं समझे? जब 4 आप यहाँ गुणा करोगे तो 4a² माइनस b² बाई 4 होगा, और स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये चीज़ रूट में हो जाएगी, और 4 बाहर निकल के कितना आ जाएगा? 2। तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, ऊंचाई, याद रखना आप, समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है अंडर रूट में 4a² माइनस b² बटे कितना? 2। ठीक है, तो ये हो गई समद्विबाहु त्रिभुज की क्या? ऊंचाई। सॉरी। चलिए क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? 1/2 आधार। अच्छा, आधार टोटल कितना है? आधार b है, b इंटू हाइट। हाइट कितनी है? यही तो निकाला है। हाइट है 4a² माइनस b² बटे 2। गुणा कराओगे तो एरिया यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा b/4, तो दूनी 4 होगा ना, और ब्रैकेट में, सॉरी रूट में 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। ये आ गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो नोट करो आप इसको, इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक, देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ का नोट्स चाहिए, ठीक, पीडीएफ नोट्स, तो बहुत अच्छे से हमने नोट्स को बनाकर बिल्कुल अपनी भाषा में लिखा है, एक एक चीज़ को बारीकी से लिखा है। वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना प्राइम क्लासेस बाई रवि सर। ठीक है, तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ फ़ोटो बन के आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद चैनल में जाओगे आप, तो वहाँ पे 2D मेंसुरेशन क्लास नोट्स, ठीक है, कुल मिला के 35-40 पेज का होगा। आप चाहो तो उसको प्रिंट निकलवा लेना, और चाहो तो पीडीएफ बना के रख सकते हो। समझे ना? चलिए, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे फटाफट से नोट कर लेंगे। हाँ जी, अगली हेडिंग डालो आप, वर्ग। अगली हेडिंग स्क्वायर। तो देखो भाई, त्रिभुज खत्म हो गए अपने सारे, त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और चतुर्भुज में देखो आपका वर्ग आता है, आयत आता है, समचतुर्भुज आता है, समांतर चतुर्भुज होता है, और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत क्या आता है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, है ना, पैरालेलोग्राम और ट्रेपेजियम। ठीक है, ये सब एक क्या है? चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अच्छा अभी दिमाग में एक बात ये चल रही होगी कि सर, आप बताने की भी कोशिश कर रहे होगे, सर अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या तो बताई ही नहीं आपने। तो देखो इसमें सवाल नहीं बनते। ठीक है, और अगर बनेंगे तो उनको देखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आप अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या लिखो। ठीक, चलो, तो अब हेडिंग डालो चतुर्भुज। चतुर्भुज में पहली हेडिंग वर्ग। वर्ग तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, स्क्वायर, है ना, वर्ग तो बचपन से पढ़ रहे हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? सर एक ऐसी आकृति जिसमें चारों साइड इक्वल इक्वल होती है, वर्ग कहलाता है। नहीं, एकदम गलत, एकदम गलत। देखो, अब सोच रहे होगे, आप सोच में पड़ गए, गलत क्यों है? एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, वो वर्ग कहलाएगा। अगर सिर्फ इतना बोलोगे कि एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाएगा, तो वर्ग नहीं होगा, वो रोम्बस भी हो सकता है, समचतुर्भुज। ठीक है, तो वर्ग होने के लिए उसका प्रत्येक कोण, हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ग होने के लिए हर एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए उसका। ये हो गया आपका स्क्वायर। तो इसका हर एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90।
कितने डिग्री का? 90 डिग्री। ठीक, और इसकी सभी साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। सारी साइड्स क्या है? इक्वल है, इक्वल, सब इक्वल इक्वल। ठीक है, सारी साइड क्या है? इक्वल इक्वल है ए। ये क्या होगा? आपका वर्ग। थोड़ा तिरछा हो गया क्या? अच्छा, देखा नहीं। अभी सही है? कुछ बहुत सही हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या है? वर्ग है। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ग के परिमाप की। वर्ग का क्या? परिमाप। ठीक है, परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो आप तुरंत बता दोगे सर 4 गुणे भुजा। कैसे? सारी भुजाओं को ऐड कर डालो ना आप। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a हुआ कि नहीं हुआ? 4a हुआ। यानी जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणे क्या? भुजा। ए मतलब साइड, भुजा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या? ये जो हिस्सा है जिसमें हम कलर कर दे, देखिए क्षेत्रफल के बारे में हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि ये जो हिस्सा है जो कलर कर दिया गया, छायांकित भाग, शेडेड रीजन, इसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, या फिर आप ये बोल सकते हो ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर, यही क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात करेंगे वर्ग के विकर्ण की। वर्ग के विकर्ण की, तो देखो विकर्ण क्या होता है? किन्हीं दो कोनों को आपस में मिलाने से विकर्ण का निर्माण होता है, डायगोनल। ठीक है, अगर यहां से इसको मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डायगोनल मिल जाएगा, यानी विकर्ण मिल जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण की माप क्या होती है? जाहिर सी बात है, समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो विकर्ण कैसे निकालोगे? डी। देखो डी ये कर्ण है एक तरह से ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि ना सर अभी आपने बताया कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो डी स्क्वायर बराबर। तो बोलो डी इक्वल कितना आएगा? ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी ए रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा? और वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो विकर्ण क्या हो गया? विकर्ण हो गया ए रूट 2, यानी भुजा रूट 2। भुजा रूट कितना? 2। ये हो गया वर्ग का विकर्ण। समझ गए ना? तो वर्ग के डायगोनल की लंबाई क्या? भुजा रूट 2। ठीक है, हाँ देखो विकर्ण से भी एक क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्या होता है? ध्यान से सुनना, 1/2 विकर्ण का वर्ग, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। कभी कभी सवाल में विकर्ण ही दिया होता है तो हम डायरेक्ट उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? विकर्ण का वर्ग करके आप 2 से डिवाइड कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं समझ आया? प्रैक्टिकली बताएं। देखो अगर इस वर्ग की भुजा हम कहें 4 है, कितनी है? 4 है। वर्ग की भुजा 4 है, तो बोलो क्षेत्रफल क्या होगा? सर 4 चौके 16 वर्ग यूनिट। ठीक, अच्छा विकर्ण कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 16 और 16 32, और 8 चौके 16 दूनी 32 होता है, यानी 8 रूट 2 होगा विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण का अगर वर्ग करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमने बोला क्षेत्रफल आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 से आप 8 अट्ठे 64, 64 को 2 से काट दोगे या स्क्वायर कर लो, तो 64 गुणे 2 और बटे कितना? 2। गड़बड़ हो गई क्या? कहीं पे कोई गड़बड़ कर दी क्या भाई? सही तो है। विकर्ण निकालने में गलती कर दी क्या? 4 चौके 16, 16 ही तो आया। तो विकर्ण कितना आएगा इसका? अगर विकर्ण निकालें तो 4 ये है और 4 ये है, तो 16 और प्लस 16, 16 16 32 है ना, 16 16 32, या 4 रूट 2 आएगा। सॉरी, देखो गलती कर दी, 4 रूट 2, 8 रूट 2 नहीं आएगा, विकर्ण आएगा 4 रूट 2, और इसका स्क्वायर करके 2 से भाग लगाओगे तब भी क्षेत्रफल ही निकल के आएगा। देखो ध्यान से, 4 का वर्ग
16 और √2 का वर्ग 2, तो 2 से 2 डिवाइड, यानी आंसर कितना 16। समझ पाए ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के कितने फार्मूले, 2 फार्मूले, 2 सर 2 फार्मूले। कौन कौन से, एक है भुजा का स्क्वायर और दूसरा क्या है विकर्ण का वर्ग बटे क्या 2। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के 2 फार्मूले। समझ पाए ना। तो आप इसे फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगली हेडिंग डालोगे आप आयत। तो ये थी वर्ग की कहानी। अब हेडिंग डालो आप आयत, रेक्टेंगल, और आयत देखते हैं। ठीक है, आयत। आयत क्या है, आयत एक चतुर्भुज है। आयत रेक्टेंगल, आयत देखो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में क्या होता है कि सिर्फ आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं। सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और सभी कोण इसके कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये भी बात याद रखना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, या ये बोल सकते हैं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है, और आयत के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। फिर से छोटा हो गया, समझ नहीं आता, इसको यहाँ से मिलाओ। अभी सही है, अभी भी नहीं सही है, कहाँ गड़बड़ी हो जा रही भाई। ओहो, यहाँ से मिला दें, अभी सही है। ठीक है, चलो मान लेते हैं आयत है, अब इससे ज़्यादा सही नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती बराबर, यानी ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, तो पहले तो आप हमें ये बताओ कि परिमाप क्या होगा। सर इसका परिमाप होगा सभी भुजाओं का योगफल, जोड़ो ना, a + a 2a और b + b 2b, b + b 2b, तो 2b + 2a, तो ऐसे ना लिखा जाए 2 ब्रैकेट में a प्लस क्या b, 2b 2a + 2b, तो 2a + 2b को कैसे लिखोगे, 2 कॉमन ले लो, a + b तो लिखोगे आप। ठीक है ना, चलो ये हो गया परिमाप। अब हमें ये बताओ आप क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आपका होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। नोट कर लो। विकर्ण, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये रहा विकर्ण। अच्छा, विकर्ण की माप क्या होगी, ऐसे डायरेक्टली बताओ। सर विकर्ण अगर d मानेंगे तो d² बराबर होगा a² + b², और स्क्वायर हटा दे तो ये चीज़ रूट में हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, यानी विकर्ण होगा लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये अपना क्या होगा, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होगा, लंबाई का वर्ग और प्लस क्या, चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, ठीक, तो आप इसे नोट कर लो भाई, फिर चलते हैं आगे। समझ गए। तो क्या क्या पढ़ा आज, बोलो। आज पढ़ा है त्रिभुज और चतुर्भुज, है ना। देखो त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा, और समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, और वर्ग और आयत के बारे में। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये सब फार्मूले हैं। हमें पता है आप बोर हो जाते हो, है ना, तो बोर हो जाते हो,
तो बोर हो जाते हो तो पढ़ने में मज़ा किसको आता है? दुनिया में ऐसा कोई शख्स हो लेके आओ मेरे पास जो कहता हो पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, देखिए पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, पढ़ाई को मज़ेदार बनाना पड़ता है। ठीक है, पढ़ाई को मज़े की तरह लो। जब आप पढ़ाई को मज़ेदार बनाओगे तभी तो ढंग से पढ़ पाओगे। इंटरेस्ट जगाओ खुद को। ठीक, क्योंकि बिना इंटरेस्ट लाए आप पढ़ोगे कैसे? और जब पढ़ोगे नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर जॉब कैसे मिलेगी? और जब जॉब नहीं मिलेगी तो आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है ना? तो पढ़ो बहुत मेहनत से, हर एक चीज़ का नोट्स बनाओ। सबसे ज़रूरी है नोट्स बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। समझ गए ना? नोट्स बनाओ और हर एक पॉइंट पढ़ो, हर एक चीज़ को समझो और प्रैक्टिस करो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ख्याल रखना अपना। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।